आशियाना में 4 बजे तक आप ही आप हैं SR यानी संतोष राव के साथ। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। दोस्तों, फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत कि कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे तुझे देखता रहूं। ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे तुझे देखता रहूं। ये शब्द आमिर खान ने जब करिश्मा कपूर के लिए फिल्म में गाए तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि इसके बदले करिश्मा कपूर उनके भी तारीफ में कुछ अच्छा कहेंगी। लेकिन हुआ क्या, आमिर के इन बेहतरीन शब्दों के एवज में करिश्मा कपूर कहती हैं कि तू है पागल, तू है जोकर। अब खुद सोचिए, जो आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा हो उसको आप पागल कहें, जोकर कहें, ये तो बहुत ही नाइंसाफी वाली बात हो गई है ना। क्योंकि ये तो पता है कि प्यार तो करिश्मा के दिल में भी था फिल्म में, इसीलिए तो पागल जोकर कहने के बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। दोस्तों, अब एक नजर में अगर ये देखा जाए तो अटपटा सा लगेगा, लेकिन अगर गहराई से इन शब्दों पर गौर फरमाया जाए तो समझ में ये आ जाता है कि महिलाएं अपने दिल की बात सीधे सीधे कहने से थोड़ा परहेज करती हैं। अब आप इसको उनकी अदा कहें या शर्मो हया की वजह से उनके कहने का अंदाज कहें, ये समझना आप पर डिपेंड करता है। अब जो पुरुष है ना, महिलाओं की इन अदाओं पर या अंदाज से जो वाकिफ होते हैं, वो तो हंसते हंसते इन कड़वे शब्दों को भी रसगुल्ले की चाशनी में लपेटकर हजम कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पार्टनर की ये शरारत भरी बातें रात आते आते क्या गुल खिलाने वाली है। इसीलिए फिर चाहे उन्हें छलिया के नाम से पुकारा जाए या फिर आवारा कहा जाए, दीवाना कहा जाए या वगैरह वगैरह कुछ भी कहा जाए, इन बातों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अब जब जीवन भर का नाता जोड़ ही लिया तो लफंगा कहो, खलनायक कहो, जंगली कहो या हंस हंसकर जोकर कहो, हम तो बस इतना जानते हैं कि तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। और दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के अनुसार जब ऐसे शब्दों का आदान प्रदान अच्छे मूड से हो और एक अच्छी सोच के साथ हो तो यकीनन रिश्ते में मजबूती भी आती है और दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ता है। बेशक वो प्यार, वो चाहत मिस्टर इंडिया की तरह हो, जी हाँ, मिस्टर इंडिया की तरह, जो नजर नहीं आता लेकिन एहसास यानी फील जरूर कराता है। करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। अरे करते
कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, प्रेमी आशिक आवारा, पागल मजनू दीवाना, प्रेमी आशिक आवारा, पागल मजनू दीवाना। मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो हाजी फरमाना, दिल जाना, प्रेमी आशिक आवारा, पागल मजनू दीवाना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:27 दोस्तों, ये गीत था फूल और कांटे फिल्म का, जिसमें अजय देवगन अपने आप को प्रेमी आशिक आवारा कहते हैं अपनी मोहब्बत मधु के लिए। अब अजय देवगन ने क्यों अपने आप को प्रेमी आशिक आवारा कहा, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, किसी और प्रोग्राम में। लेकिन अभी हम बात करेंगे गाजियाबाद की लेखिका, कवित्री, शायरा तुलिका सेठ से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिल्कुल लाइव। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार तुलिका जी। बहुत बहुत नमस्कार आपको। सबसे पहले तो एक बात जानना चाहूंगा। जी बताएं। ये आपके नाम का मतलब क्या है? हाँ, मेरे नाम का मतलब रंगों को भरना। क्या? जिससे रंग भरते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, क्या बात है। कैनवस से रंग भरिए आप, कलम से शब्दों को लिखिए। ओके, अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? मेरी शादी को 34 साल। अच्छा, 34 साल, वाह क्या बात है। और आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। वैसे तो पत्नियां हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। पूछना पड़ेगा हस्बैंड से कि वो कितना हंसते हैं मुस्कुराते हैं ना। हाँ, वो आप उनसे अकेले में पूछिएगा। बिल्कुल अकेले में। मेरे सामने तो यही बताएंगे कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। जी जी, वैसे तो हर हस्बैंड कहता है मैं मुस्कुरा रहा हूँ, है ना, लेकिन जो दर्द उसके दिल में छिपा होता है वो तो बस वही जानता है। हाँ, इसीलिए तो कहा कि अकेले में पूछिएगा। अच्छा, क्या वो आपके साथ हैं अभी? हाँ, आसपास ही है। अच्छा, आसपास है। सुन भाई। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों एक दूसरे को कितना छेड़ते हैं? छेड़ते हैं मौके मौके पर। अच्छा, तो किस तरह की छेड़छाड़ होती है? किस तरह की, मतलब ये क्या राज उगलवा रहे हैं? नहीं, मतलब आपने कहा समय समय पर छेड़ते हैं, तो मतलब किस तरह से छेड़ते हैं? मतलब क्या आप उनको गाना गा के छेड़ती हैं, या कुछ बातें कह के छेड़ती हैं, या वो आपको गाना गा के छेड़ते हैं? अरे मैं तो शायरी में ही छेड़ देती हूँ। अच्छा, जैसे कुछ कहो तो सही, तुमको क्या चाहिए? कुछ कहो तो सही, तुमको क्या चाहिए? बेरुखी चाहिए या वफा चाहिए? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जी जी, ये तो आप मेरी बात कहती हूँ उनको कि भाई पूछ लेती हूँ कि क्या चाहिए बताइए। अच्छा, वो किस तरह से छेड़ते हैं? वो गीत गाते हैं क्या कभी कभी आपके लिए? नहीं, उनको गीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन गा नहीं पाते हैं, लेकिन सुनना अच्छा लगता है उनको। लेकिन बाथरूम सिंगर तो हर हस्बैंड होता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, अरे आपने कान नहीं लगाया होगा ना। बड़ा दुख, मुझे बड़ा दुख भी होता है। अच्छा, लेकिन एक बात की खुशी होती है कि जब वो मेरी परफॉर्मेंस या औरों के गीत सुनते बड़े शौक से हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, ओके, क्या बात है। अच्छा, कभी उन्होंने आपके लिए कोई तारीफ में कोई गीत नहीं गाया? तारीफ में गीत तो नहीं गाया, पर हाँ, जब मैं तैयार व्यार होती हूँ, अच्छे से तैयार होकर चलती हूँ, या थोड़ा सा सेंट वेंट लगा के बढ़िया जब
तो क्या बात है, आज तो सवारी कहाँ गई। अच्छा आज तो लग रही हो कमाल। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, ये तो नहीं गाया कभी उन्होंने। तो वो उनकी छेड़छाड़ बस इस तरह से होती है। अच्छा, वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड सीए हैं। अच्छा, ओके, तभी उनका दिमाग तो कैलकुलेशन में ही लगा रहता होगा ना। हाँ, उनका दिमाग अर्थ से संबंधित। वो दिमाग से काम करते हैं, मैं दिल से। तभी तो इतने सालों तक देखिए आप हंस रही हैं, मुस्कुराए दोनों, इसलिए तो निभ रही है अच्छी से। उनका काम दिमाग का है, मेरा काम दिल का है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन से शब्द प्यार से एक दूसरे के लिए बोला जाता है? आप दोनों बोलते हैं मतलब? क्या 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 पूछ रहे हैं? नहीं बताइए ना। अरे देखिए, ये क्योंकि आप बताएंगे अपने क्योंकि आपकी शादी को 34 साल हो गए और आप दोनों बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन आप लोग जी रहे हैं। ये एक दूसरों के लिए नमूना हो सकता है, एक आदर्श हो सकता है। आपकी बातों से लोग सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जी, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप दोनों कौन कौन से शब्द प्यार से एक दूसरे के लिए बोलते हैं? बाबू, सोना, जानू, ये तो अक्सर सभी लोग बोलते हैं। ये तो नए जमाने के हैं। ये तो नए जमाने के हैं। आप लोग किस तरह से बोलते हैं, छेड़ते हैं एक दूसरे को? ज्यादातर ये तुलिका इनको बहुत पसंद है, नाम मेरा तुलिका। ज्यादातर तुलिका ही कहते हैं। अच्छा। या मेरे घर का नाम गुड़िया है। अच्छा, ओके। जब भी बड़ा प्यार आएगा तो कहेंगे क्या गुड़िया, क्या बात है, क्या गुड़िया जैसे बुलाऊं तुम्हें। ओके, फिर और आप? जाता है, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, बड़ी बड़ी खुश हो जाती हूँ। और आप? मैं कभी कभी साथ तो मैं कहती हूँ, सुनो ना। देखिए, आपने उनकी बात तो बड़े जोश में, कॉन्फिडेंस में बोल दी, लेकिन अपनी जब बारी आई तो आप बस शर्मा गई। नहीं, वो सुनो ना में भी तो बड़ी डिफरेंट सी बात होती है, और उसको कैसे कहना है वो थोड़ा होता है। कभी जब गुस्से में हूँ तो अलग तरह से कहूंगी, ठीक है, इग्नोर भी करूंगी। लेकिन जब प्यार से बोलूंगी ना, सुनो ना प्लीज, तो वो कहने का ढंग होता है ना, आओ ना इधर। मतलब अच्छा, अभी हम बातचीत को सिलसिला को जारी रखेंगे और भी बहुत सी बातें पूछनी है आपसे, आज के विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये गीत आपके हस्बैंड ने आपके लिए जरूर गुनगुनाया होगा, आज के जमाने का है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं। आप फोन लाइन पे बने रहिएगा हमारे साथ। जी 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 बिल्कुल। सोनी ते नखरे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नखरे सोने लगदे, सोनी ते नखरे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नखरे सोने लगदे। ओ कहंदी ओ कहंदी है, ओ जाने जान कहंदी ओ कहंदी है, ओए 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 कहंदी है, ओ जाने जान कहंदी ओ कहंदी है, ओ जाने जान कहंदी। सोनी ते नखरे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नखरे सोने लगदे, सोनी ते नखरे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नखरे सोने लगदे। ओ कहंदी ओ कहंदी जी हाँ, सोनी दे नखरे सोने लगते। आइए बात करते हैं लेखिका और कवित्री और शायरा तुलिका सेठ से, जो कि गाजियाबाद से हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। ढेर सारी बातें उन्होंने अभी बताई, और भी जानने की कोशिश करते हैं। हेलो तुलिका जी। हाँ जी, हाँ जी। एक दूसरे के नखरे सोने लगते हैं? हाँ, लगते हैं। चलिए, ज्यादा अंदर की बात नहीं करेंगे, राज को राज रहने देते हैं। एक बात बताइए कि छेड़छाड़, इस तरह की प्यार भरी छेड़छाड़ कितनी जरूरी है रिश्तों में तरोताजगी लाने के लिए? बेशक बहुत जरूरी है, क्योंकि नीरसता आ जाती है जीवन में।
अगर हम समय समय पर बाहर जाएं, कुछ एक दूसरे को छेड़छाड़ करें, तो जीवन में वो नया रंग भरता है। कुछ कुछ एक जैसा जीवन जो चलता है, रूटीन वर्क होता है, वही कि सुबह ऑफिस जाना या हम लोग महिलाओं को किचन में खाना बनाना, ये करना, तो उससे अलग होता है अगर हम कुछ देर आपस में समय दें, एक दूसरे की छेड़छाड़ करें या एक दूसरे की चीज को समझें या कुछ चुटकियां लें, तो वो एक अलग अलग मजा आता है। हम तो चिढ़ाते भी एक दूसरे की। ओके, कभी आपके हस्बैंड ने कहा कि पड़ोसन बड़ी खूबसूरत आई है? हाँ, कई बार। अच्छा, अरे एक पड़ोसिन को तो ये बहुत लाइक करते थे। अच्छा, करते थे। तो कहीं आपने गाना नहीं गाया, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते? मैंने शायरी में कहा, ऐसे ही मैं कब बदली, तेरी बातें सब नकली। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। यही तो छेड़छाड़ है जो प्यार को बढ़ाता है। अगर ये छेड़छाड़ एक सही दिशा में गई तो बहुत बढ़िया रिश्ता बन जाता है और मजबूती आ जाती है। लेकिन अगर यही छेड़छाड़ प्यार की जगह झगड़े का रूप ले ले, तब क्या करना चाहिए? ये तो कई बार गड़बड़ हो जाता है, उसमें क्या होता है, गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। लंबे समय तक लंबी दूरी तय करने के लिए हमें ये मैसेज हमेशा और युवा पीढ़ी के लिए भी जाना चाहिए कि हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। सबसे बड़ा तो विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें छेड़छाड़ की ये तो अपने हैं ही, कहाँ जाएंगे। मैं तो ये सोचती हूँ, अरे गए भी तो कहाँ, इधर उधर लौट के तो घर ही आना है। लौट के बुद्धू घर को आए। तो इस तरह की बात की अगर, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कई बार इंटेंशन किसी का खराब होता है, लेकिन अरे गुलाब अच्छा है, खूबसूरत है, तो खूबसूरत लगेगा ही ना, तो सभी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी तुलिका जी। और हम चाहते हैं कि आप दोनों यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह मनोरंजन एक दूसरे का करते रहें, ताकि जिंदगी में प्यार बना रहे आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हाँ, मैं लास्ट में एक बात कहती हूँ, क्योंकि मैं शायरा हूँ, तो बस मैं ये अपनी शायरी के लिए कहती हूँ, नाम तेरा बस यही रोशन करेगा तुलिका, जो गजल का फन समाया है तेरी तासीर में। क्या बात है, क्या बात है। गजल और गीत यही मेरी जिंदगी है। जी जी। और उसको ये सबसे बड़ी मैं खुशकिस्मत हूँ कि उसको ये सपोर्ट करते हैं बच्चे, और ये मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है, और बस मेरी जिंदगी है ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा और आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ते रहें, यही दुआएं हैं, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, और इतना अच्छी अच्छी बातें, हालांकि आपने बहुत अंदर की बातें नहीं निकलवाई। नहीं, मैं समझदार इंसान हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। मुझे भी। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना FM रेनबो पर, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शोभा गस्ती को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, और आपको ये पुरस्कार महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। आपने एक NGO MASS शुरू किया, MASS शुरू किया, जिसने कर्नाटक के बेलगाम में 3600 से अधिक देवदासियों को मुख्य धारा में लाने में मदद की। शोभा गस्ती द्वारा स्थापित NGO महिला अभिवृत्ति मट्टू संरक्षण समस्त है। इसको MSS का फुल फॉर्म है। बेलगावी में 3 तालुकों मतलब 3 जिलों के 360 गांवों में ये काम करती है ये NGO। मास के बेलगावी जिले में 3600 देवदासियों को मुख्यधारा में लाने का प्रभावी रहा है ये NGO। आपने जबरन देवदासी की प्रथा को समाप्त करने की अपील की, लोगों को बाल विवाह करने से रोका, बाल तस्करी और बाल शोषण जैसे अत्याचार पर लगाम लगाई, और लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया, और इसीलिए शोभा गस्ती को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम चाह रहे थे कि शोभा गस्ती जी से हम लाइव बातचीत करें, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो ऑनलाइन नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि उन्हें कन्नड़ के सिवा और कोई लैंग्वेज नहीं आती है। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, हमने उनकी बेटी से भी रिक्वेस्ट की कि उनकी माँ क्या कहती है वो हमें हिंदी में या इंग्लिश में बता दें, ताकि हमारे लिसनर्स उससे फायदा उठा सके, उनकी बातों को सुन सकें कि उन्होंने जो ये महान कार्य कर रही हैं कि उनका खैर
ख्याल कब आया कि वो लड़कियों और महिलाओं के लिए काम करें, किस तरह से ये आइडिया आया, नारी शक्ति पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद अब नया क्या करने जा रही हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और हम उनसे जुड़ सके तो हम आपसे उनकी बातचीत जरूर कराएंगे। बहरहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:58 और 2 सेकंड, यानी वक्त हो रहा है आशियाना प्रोग्राम को समाप्त करने का। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारा म्यूजिकली सफर आपके साथ जारी रहेगा दिल विच दिल्ली और रेडियो डॉक्टर के माध्यम से 4 बजे तक। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, SR यानी संतोष राव के साथ। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली NCR विद SR। भी दे देंगे रे। जी हाँ, कोई चल चल कहे या धोखेबाज कहे, ऐसे शब्दों से दिल्ली वालों के इरादों में ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि एक बार जो दिल्ली वाले ठान लेना उसको पूरा करने से कभी पीछे नहीं हटते। ये मैं बात इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने दिल्ली वाले दोस्तों को देखा है कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर चाहे उसके लिए उनको अपने बाप की गालियां खानी पड़े या फिर मम्मी की चप्पलें, ये वो सब सह लेते हैं, लेकिन अपना किया हुआ वादा जरूर निभाते हैं। और यही खासियत दिल्ली वालों को करती है सबसे जुदा। और इसीलिए दिल्ली वालों के लिए लोग कहते हैं जोश भी है जुनून भी है, जोश भी है जुनून भी है, दिलों में प्यार का सुकून भी है। नजरों में जिसे बैठाया एक बार, नजरों में जिसे बैठाया एक बार, उसके लिए हाजिर उनका खून भी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ है। दोस्तों आइए अब बात कराते हैं आपकी, यानी मुलाकात कराते हैं आपकी। फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर से दिल्ली आए हुए थे और हमने फोन मिलाया और फोन पर ही उनसे कर ली ढेर सारी बातें। शाहिद, अभी आशियाना प्रोग्राम में हमने बात की रिश्तों की। एक बात बताइए, रिश्तों में मुश्किलें सभी के जीवन में आती हैं, क्या कहेंगे? मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन रिश्तों की ताकत तभी पता चलती है जब उन मुश्किलों का आप सामना करते हैं। अच्छे वक्त में तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, उस वक्त जब आपकी मुश्किल आई है तो आप हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का, साथ में निभाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं, वही तय करता है कि आपके रिश्ते में कितनी गहराई। बिल्कुल सही बात की है आपने। रिश्तों की सही पहचान तभी होती है जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। अच्छा शाहिद, अगर हम फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड में राजश्री प्रोडक्शन और सूरज बड़जात्या रिश्तों को बड़े पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। आपने भी उनके साथ काम किया है फिल्म विवाह में, तो उनके साथ काम करते वक्त किन बातों पर ज्यादा फोकस करते थे? मैंने कोशिश पूरी की कि मैं पहले सूरज जी को समझूं, क्योंकि उनकी जो भी फिल्में होती हैं वो जीवन को जिस नजरिए से देखते हैं उसको दर्शाती हैं। तो मैंने कोशिश की, मैंने काफी वक्त बिताया उनके साथ, काफी मीटिंग्स
मीटिंग्स की हमने। स्क्रिप्ट उनकी ऑलमोस्ट 6 महीने फिल्म शुरू होने से पहले उन्होंने मुझे सुना दी थी। 4 घंटे का नरेशन था, तो सब डायलॉग्स के साथ, गानों के साथ सुनाई थी। तो एग्जैक्टली क्या किस चीज पर काम करना था पता था। तो मैंने कोशिश की मैं वो जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, उनको उनका रिलेशनशिप्स की तरफ उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या उनको लगता है सही है, क्या गलत है। उनका नजरिया बहुत मर्यादित है कि हर चीज एक तरह से होनी चाहिए, सही तरह से होनी चाहिए, बहुत प्योरली सिंपली डिग्निफाइड वे में होनी चाहिए। तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड आई ट्राई टू अडैप्ट। शाहिद, आपके पिताजी पंकज कपूर आज जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम को हर कलाकार छूना चाहता है। आप क्या सोचते हैं कि एक दिन वो भी आएगा जब आप भी उस मुकाम तक पहुंचेंगे? देखिए, मैं अपने पिता के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और वैसे कलाकार बहुत कम पैदा होते हैं। मेरी कोशिश ये है कि बस मेरे डैड मेरा परफॉर्मेंस देखकर कहें कि ठीक ठाक कर लिया। अच्छा, आप अपने पिता से कितना सीखने की कोशिश करते हैं? मैं जितना उनसे सीख सकता हूँ मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मतलब मैं उनसे सीख ले सकता हूँ। उनको ये नहीं कह सकता कि अब आप मुझे बता दीजिए कैसे करना है, क्योंकि फिर मेरा कोई उसमें अपना वो क्या हुआ रोल नहीं रह पाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आपका बचपन गुजरा और हर बार नया नया देखने को मिलता है जब भी आप दिल्ली आते होंगे, तो दिल में क्या ख्याल आता है जब आप सब कुछ नया नया देखते हैं? मैं चाहता हूँ और ये मुझे सबसे जरूरी मेरे लिए यही है कि मैं फील कर सकूं मैं वही बच्चा हूँ जो यहाँ पे खेला करता था। आई कैन एक्सपीरियंस इट द वे दैट इट वाज। आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट फॉर मी। अगर मेरे लिए दिल्ली हमेशा वही रहेगा जो मेरी बचपन की यादें हैं, मेरे लिए कभी बदलेगा नहीं। वैसे दिल्ली और मुंबई में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, अब हर शहर में फर्क होता है, तो दिल्ली बॉम्बे में भी फर्क है। यहाँ का इट्स मोस्ट स्प्रेड आउट सिटी, डिस्टेंसेस ज्यादा है, मौसम बहुत अलग है, यहाँ का लहजा अलग है, लोगों का बैकग्राउंड अलग है, तो फर्क तो हर सिटी में एक दूसरे से। दैट इज व्हाई इंडिया इज फुल ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स। ओके, अच्छा, चलते चलते क्या कहेंगे खास तौर से दिल्ली वालों के लिए? थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरी फिल्में देखी, मुझे सपोर्ट किया। मेरा बैकग्राउंड वो नहीं रहा है कि मुझे किसी ने लॉन्च किया है या ऐसा किया है। मेरा आज मैं जो भी हूँ अपने ऑडियंसेस की वजह से हूँ, उनके प्यार की वजह से हूँ। तो चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, जहाँ भी हो, उनके सपोर्ट की वजह से आई एम वेयर आई एम टुडे एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मेरी कुछ फिल्में पसंद आई, कुछ नहीं भी आई, कुछ नहीं चली, लेकिन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, फैंस ने सपोर्ट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और चंचल ज्ञान कटार से उसका रूप बना हथियार, उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ। नगाड़ा 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 बजा, नगाड़ा 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 बजा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल बेच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:32 और 5 सेकंड। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसकी शूटिंग दिल्ली शहर में हुई, और आज हम बात करेंगे 2017 की फिल्म शुभ मंगल सावधान की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था RS प्रसन्ना ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर। 25 करोड़ बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कमाई की थी तकरीबन 65 करोड़ रुपए। जी हाँ, 65 करोड़ रुपए, यानी सुपर हिट फिल्मों में ये गिनी जाती है फिल्म शुभ मंगल सावधान। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो मुदित यानी आयुष्मान खुराना और सुगंधा यानी भूमि पेडनेकर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन मुदित को पता चलता है कि उसमें मर्दाना कमजोरी है। ये बात जब दोनों के घर वालों को पता चलती है तो वो रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि रिश्ता टूट जाए, लेकिन सुगंधा इसके लिए राजी नहीं होती है और फिर मुदित अपना इलाज करवा लेता है। ये कहानी है दिल्ली के मुदित और गुरुग्राम की सुगंधा की। मतलब समझ में आ जाता है कि शूटिंग फिर दिल्ली और गुरुग्राम में तो होनी ही थी और हुई भी। अब इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई, दिल्ली और NCR में बताएंगे, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद जो इसी फिल्म का गीत है। तो सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। हनी हनी कर सैया मून पे पहुंच गए, जनवरी
सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल बेच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रमोहन शर्मा, जो 40 सालों से फिल्मों पर पार की नजर रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा आपका आकाशवाणी FM रेनबो के सभी श्रोताओं को तपती गर्मी में आज का बहुत बहुत नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। आप तो घूम रहे हैं, कभी रोहतक कभी दिल्ली। जी सर, बिल्कुल वही टेम्परेचर वहाँ मिला। थोड़ा ये है कि वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, तो हम थोड़ा रोहतक से आगे गए थे किसी गांव में। अच्छा, ओके। तो कुछ ठीक था, लेकिन दिल्ली तो वो माशाअल्लाह पूरा उत्तर भारत ही आपको पता कैसा गर्मी की चपेट में है। बिल्कुल, चलिए इसीलिए तो सावधान हम कर रहे हैं लोगों को, जब गर्मी बढ़ रही है इसलिए जी तो सावधान हो जाना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, तो अपना ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं शुभ मंगल सावधान फिल्म की, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म। जी जी जी। और ये आयुष्मान खुराना के लिए कुछ वो लक्की मानते हैं, दिल्ली बेस्ड है, जिनका परिवार दिल्ली से जुड़ा रहा है। ये ज्यादातर जिस फिल्म की भी शूटिंग दिल्ली में करते हैं, आपको ताज्जुब होगा संतोष जी, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल ही मचाती है। वैसे तो इनकी हर फिल्म धमाल मचा रही है आयुष्मान खुराना की। बिल्कुल जी, लगभग सारी फिल्में, एक आदि को मैं छोड़ू बिल्कुल इक्का दुक्का तो बिल्कुल वो कमजोर रही, लेकिन फ्लॉप वो भी नहीं रही। शुभ मंगल सावधान का तो बिल्कुल जो मुहूर्त है वही दिल्ली में किया गया था। उसके बाद ये लोग वाराणसी गए थे फिल्म के लिए। पहली जो इनका शेड्यूल था वो इन लोगों ने दिल्ली में फिल्म को लिया। मुहूर्त करने के बाद में नेहरू पैलेस पारस सिनेमा का एरिया देखा होगा, जो कंप्यूटर मार्केट है सलमान की, बड़ी मार्केट है कंप्यूटर मार्केट की। वहां पर फिल्म की एक नहीं 3 दिन शूटिंग हुई थी लगातार। अच्छा, 3 दिन? हाँ, 3 दिन शूटिंग हुई थी। तीनों दिन की शूटिंग में भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना थे, लेकिन संयोग रहा कि ऐसे टाइम में शूटिंग ये लोग मॉर्निंग करते थे, जिस वक्त मार्केट बंद होती थी, दुकानें बंद होती थी, तो बहुत ही कम क्राउड होता था। या लोग वो आ जाते थे जो भूमि के फैन है, आयुष्मान खुराना के फैन है, वो जरूर आके खड़े होते थे। और आयुष्मान खुराना जी भी दिल्ली गई है, तो ये उनसे मिलके, क्योंकि एक शूटिंग शेड्यूल पे मैं था, इसलिए मुझे मालूम है पारस सिनेमा के पास जो हुआ था, वहां उन्होंने भालू का शॉट लिया था सर। अच्छा, ओके। आपने फिल्म देखी होगी, हमारे जिन 10 श्रोताओं ने देखी है उनको याद होगा कि एक शॉट है जिसमें जो भूमि पेडनेकर और ये लोग मजबे में खड़े हैं, वो जो भालू है वो आयुष्मान खुराना को ही चिपट जाता जाकर। जी जी। बेइंतहा रिटेक हुए थे इस फिल्म के सीन के, मुझे अभी तक याद है। अच्छा। और ये जब बार बार रिटेक होता था, क्योंकि भालू तो भले ही वो प्राणी वो दूसरा ही है, थोड़ा सा उन्होंने इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का ज्यादा यूज किया था। जो शॉट वहां पर था फिल्म में जो दिखाया गया वो अलग था पूरी तरह से। जी बिल्कुल। वहां पर उन्होंने सिर्फ मदारी और डुगडुगी बजाने वाले को लिया। अच्छा। और जो आपको ताज्जुब होगा, जो हम फिल्म में देखते हैं जो आयुष्मान खुराना को जोड़ता है, वो टोटल बाहुबली स्टाइल कहिए, वो कंप्यूटर में था। ग्राफिक्स से उन्होंने पूरा भालू कर दिया। हाँ, ग्राफिक्स ऐड, क्योंकि हम लोग बड़े हैरान थे कि आज जब हमने शूटिंग देखी तो नाम निशान नहीं था, मदारी था, वो था, और खुद सोच रहे थे क्या कर रहे हैं, आयुष्मान थे, भूमि थे, ये शॉर्ट्स उन्होंने दिया। चूंकि और हाँ संतोष जी, इसमें एक और मजे की बात थी कि जो आपने फिल्म में भीड़ देखी है, जो भी आयुष्मान खुराना के दोस्त है, भूमि की सहेली वगैरह फिल्म में बनी है, जो ऑफिस को यूज किया गया नेहरू पैलेस के, वो जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, वो सचमुच नेहरू पैलेस के रहने वाले लोग हैं, वहीं पर काम करते हैं सर। अच्छा, उसी ऑफिस में काम करते हैं? बिल्कुल जी, उसी ऑफिस के थे। वैसे उन्होंने छाटा उन लोगों को जिनसे पूछा भी आपको कुछ थोड़ा नाटक में रुचि है, इंटरेस्ट है, क्योंकि इसकी शूटिंग से जुड़े हुए थे मेरे लोकेशन डायरेक्टर है दिल्ली के मिस्टर रवि सरीन। तो उन लोगों ने कुछ कहा भी था कि आपको जूनियर आर्टिस्ट चाहिए, क्योंकि इनको पैसा मिलता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग जो है वहीं पर ही अरेंज कर देंगे, जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं क्राउड के साथ ही शूटिंग करेंगे। अच्छा, तो जो लोग ऑफिस में काम करते थे जब फिल्म रिलीज हुई, तो उसके बाद कोई आइडिया है कि कहीं फिल्मों की तरफ तो नहीं भाग गए, एक्टिंग का शौक चढ़ गया हो, जॉब छोड़ दी हो? ऐसा तो नहीं, लेकिन एनएसडी से या मंडी हाउस में बहुत लोग नजर आए। मुझे भी याद है, आजकल भी मैं मंडी हाउस जाता हूँ तो कम से कम मुझे 2-3 चेहरे वो नजर आते हैं जो शुभ मंगल सावधान में नजर आए थे। अच्छा, ओके। अब वो ऑफिस स्टैंड करने के बाद सैटरडे संडे आपको मंडी हाउस मिलते हैं। मतलब चस्का लग गया उनको भी ना? बिल्कुल चस्का लग गया। फिल्म में एक शॉट था आपको जहाँ पर की वो सगाई का कार्यक्रम होता है आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की, तो वो शॉट जो है हमें दिखाया गया है कि बिल्कुल वहीं पर ही है, लेकिन वो शॉट जो है वहाँ पर लिया गया है सर। वहाँ पर एक सूर्य सॉफ्टवेयर होटल है सर, ये हम गोविंदपुरी कालका जी से आगे निकल जाते हैं, तो वहाँ पर ये शॉट था। वहाँ पर 2 दिन का शूट था, क्योंकि शूट काफी लंबा था। आयुष्मान खुराना ने आना था, वो आना था। अर्ली इन द मॉर्निंग दिया गया, दोपहर को तपती गर्मी हो जाती थी, तो शूटिंग को ये 11 बजे तक पैकअप कर देते थे। अच्छा, ओके। हाँ जी। और फिल्म का एक गाना है, उसमें कुछ इन्होंने एरिया यूज किया हवाई टॉम का सर।
लेकिन मैक्सिमम फिल्म की जो वाराणसी से पहले की शूटिंग हुई, वो जो घर दिखाया गया, घर वाराणसी का था, मजे की बात देखिए, लेकिन जो उनको घर को दिखाया गया हमने दिल्ली में। अच्छा। और हाँ, ऑफिस वाला जो कॉम्प्लेक्स था, चूंकि वाराणसी में शूट होना मुश्किल था, वो लोकेशन नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने, चूंकि भूमि भी वहीं जॉब करती थी, आयुष्मान खुराना भी फिल्म के करेक्टर जॉब करते थे, तो वो मैक्सिमम शूट इन्होंने नेहरू पैलेस, पारस सिनेमा, यहाँ की कंप्यूटर मार्केट, और जो बिल्कुल यहाँ पर खाने पीने की कहते हैं दुकानें, वहीं पर ही फिल्म की शूटिंग हुई और टोटल वहाँ के लोगों के बीच में हुई सर। अच्छा, इस फिल्म में कोई मेट्रो में कोई सीन नहीं फिल्माया गया? क्योंकि भूमि पेडनेकर को दिखाया गया था कि गुरुग्राम की लड़की है वो। गुरुग्राम की लड़की है, लेकिन सर आपको ताज्जुब होगा, वो गुरुग्राम जो भी इस फिल्म में जो मैंने आपको बताया अभी, वो अगर आप चेक करेंगे फिल्म को देखेंगे दोबारा से, तो ये वो शॉट जो है इन लोगों ने वाराणसी में लिए थे। अच्छा, ओके। हाँ, वो शूट वाराणसी में थे, गुरुग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने दिल्ली का शूट यही किया था। आनंद राय जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, उन दिनों दिल्ली में ही थे। और लेकिन मैक्सिमम जो है मजा इनको ये रहा कि जो चाय की दुकान थी, जहाँ आयुष्मान खुराना और ये भूमि चाय पीते हैं, वो सचमुच वही दुकान थी जो परमानेंटली में लगती थी, स्टेशन नहीं लगाई गई थी किसी तरह की। तो वहीं पर ये लोग आके इकट्ठे होते थे, मिलते थे, बातें करते थे। तो वो दुकानदार भी बड़ा खुश रहा कि मेरा फिल्म में रोल हो रहा है सर। हाँ, तो नेहरू पैलेस के अलावा फिल्म का जो मैंने आपको बताया, इन्होंने हवाई टॉम में शूट किया। फिल्म को एक बराबर में लोटस टेम्पल है, आपने देखा होगा। लोटस टेम्पल के ग्राउंड में लोगों की कोई मीटिंग थी, आयुष्मान खुराना की ये फिल्म या कहते हैं मुलाकातें दिखाते हैं, वो उस ग्राउंड के पूरी ग्रीनरी में शूट हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ये सारी जगह हैं जहां पर इस फिल्म को शूट किया गया दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी जगह थी। और सबसे अच्छी बात है, मुझे ध्यान है आयुष्मान खुराना के साथ कई बाउंसर्स होते थे, लेकिन वो बाउंसर्स का घेरा तोड़ करके अपने फैन से आके मिल लेते थे। ऑटोग्राफ खूब देते थे। जिस शॉट में मैं गया था, फोटो भी लोगों से खिंचवाई उन्होंने। हालांकि भूमि जो रिजर्व रही वो नहीं मिल पाती थी, लेकिन आयुष्मान खुराना ने दिल्ली में वो कहते थे मेरा शहर है, तो मेरे अपने लोग हैं, तो खूब मस्ती मारते थे पूरी तरह से। तो चलिए, ये तो बात हो गई इस फिल्म शुभ मंगल सावधान की, और तरोताजा हो गई हैं यादें कि कहाँ कहाँ इस फिल्म को शूट किया गया। लेकिन झोल तो समझ में आ जाता है कि फिल्में बनाई कैसी जाती हैं, 1, 2 का 4 कैसे किया जाता है। कहीं का सीन कहीं पर दिखाया जाता है ना। हाँ, क्या दिखाया जाता है। बहरहाल, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लोग जाते हैं, फिल्म देखते हैं। बॉक्स ऑफिस की बात हो रही है तो चंद्रमोहन शर्मा जी, हम जानना चाहेंगे इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन कौन सी फिल्में हैं जो दिल्ली वाले देख सकते हैं? सर, सबसे बड़ी फिल्म इस हफ्ते जो रिलीज हुई है वो फिल्म जॉन अब्राहम की रही, अटैक। ओके। जैकलिन फर्नांडिस है, रकुल प्रीत सिंह है, फिल्म में कई जूनियर आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन जो फिल्म की जो स्टोरी है बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है। पहली बार दिखाया गया है कि आपने पार्लियामेंट के संसद पर हमले पर तो कई फिल्मों में देखा होगा, कहीं में दिखाए गए, लेकिन ये पूरी फोकस इन्होंने आने वाले उस युग को करा है जिस वक्त में लड़ाई जो होगी, फौजी आमने सामने नहीं लड़ेंगी, लड़ाई जो होगी कंप्यूटर होगी, रोबोट से लड़ाई लड़ेंगी, और जो बिल्कुल आने वाले टाइम में चिप लगा दी जाए करेगी इंसानों में, जो उनकी ताकत को 100 गुना बढ़ा देगी। वही कहानी इस पिक्चर की है। लेकिन मजे की बात है कि आप शूटिंग की बात करते हैं, तो इस फिल्म का भी बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में शूट हुआ सर। चलिए, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, आने वाले समय में हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। लेकिन दर्शकों के पास अभी मौका है अटैक फिल्म देखने का। बिल्कुल जी, अटैक है, लेकिन उस पर भारी पड़ रही है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई अपना RRR। ओके। हाँ, लेकिन हाँ, जॉन के फैन इस फिल्म को देखेंगे मेरे ख्याल से। फिल्म में नयापन भी है, एक्शन बहुत है, मसाला थ्रिलर है, और कम से कम पैसा वसूल नहीं तो आपको फिल्म बॉक्स ऑफिस पे आप सिनेमा में देखेंगे तो निराश नहीं करेगी अटैक। मतलब एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। बिल्कुल भी देखी जा सकती है। 2.25 घंटे की फिल्म है। जैकलिन बड़े लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर नजर आ रही है, और जॉन के जो एक्शन है फिल्म में, मजे की बात है, धूम के बाद जो है काफी लंबे अरसे बाद जॉन बाइक पे एक्शन करते नजर आते हैं, स्टंट करते नजर आते हैं, मजेदार स्टंट है सर। तो इस फिल्म की भी शूटिंग दिल्ली में हुई है क्या? काफी हुई है सर। अच्छा, इस फिल्म की भी। तो चलिए, आने वाले समय में हम इस फिल्म के बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर, आपको, परिवार को, सभी श्रोताओं को नमस्कार सर। आकाशवाणी FM रेनबो। और दोस्तों, अब वक्त हो रहा है दिल विच दिल्ली प्रोग्राम को समाप्त करने का, क्योंकि समय हो गया है 2:54 लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि 3 बजे से हम लेकर आ रहे हैं रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज बात होगी ऑटिज्म के बारे में और इस रोग से संबंधित सभी जानकारियों के बारे में। और इस विषय पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगी प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली गुलाटी, जो कि चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं एम्स में। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ।
आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी एफएम रेनबो पर अब शुरू होगा रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, दुनिया भर में 2 अप्रैल यानी आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑटिज्म डे मनाने का उद्देश्य इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है और इसीलिए आज हम रेडियो डॉक्टर में इसी मुद्दे पर, इसी बीमारी पर अपने सभी लिसनर्स को जागरूक करने के लिए ये शो लेकर आए हैं जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, ये ऑटिज्म बीमारी है क्या, ये किन वजहों से बच्चों में पाई जाती है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एंड डॉक्टर शेफाली गुलाटी, जो कि एम्स में कार्यरत हैं। डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब तो मास्क हटाने की वो हो गई है, परमिशन मिल गई है तो मास्क हटाया जा सकता है स्टूडियो में। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ऑटिज्म बीमारी आखिर है क्या? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है। ऑटिज्म में स्पेक्ट्रम का मतलब है हर बच्चे में हर परेशानी नहीं है और हर एक की मात्रा डिफरेंट है। उसमें बेसिकली 2 बेसिक प्रॉब्लम होती है। सोशल इंटरैक्शन, जो हमारा सामाजिक हाव भाव है, और कम्युनिकेशन, जो संचार है, उसमें डेफिसिट होता है, उसमें हानि होती है। और इन बच्चों के कुछ रिपीटेटिव दोहरावनीय कुछ व्यवहार होते हैं, जैसे कि हाथ को हिलाना या कुछ कई बार कोई पंजों के बल चलेंगे, कोई अपनी बॉडी को शेक करते रहेंगे, हेड को शेक करते रहेंगे। अच्छा, ओके। और उसके अंदर और क्या क्या होते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं तो हम आंख से आंख मिलाते हैं। ये बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। कई बार आप उनको बुलाते हैं, उनकी सुनवाई सही होती है लेकिन वो सुनते नहीं है और काफी चंचल रहते हैं कई बच्चे। उनको कोई पर्टिकुलर खिलौने का एक पर्टिकुलर पार्ट बहुत ज्यादा ही पसंद आ जाता है या वो खिलौनों को लाइन में लगाते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं, पर मोस्ट प्रॉब्लम जो बेसिकली उसको ग्रुप कर सके तो सोशल इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन और ये रिपीटेड दोहरावनीय व्यवहार, और उसमें कुछ सेंसरी इश्यू भी होते हैं, जैसे साबुन को स्मेल कर लेंगे, उनको नॉर्मल साउंड है आसपास लेकिन कान में हाथ रख लेंगे कि ज्यादा लग रहा है, इन ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है। ऐसे सारे लक्षण होते हैं। तो क्या इसको हम एक मानसिक बीमारी मान सकते हैं? इसको एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मानना चाहिए। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही मानना चाहिए इसको। इसी तरीके से इसको देखना है, क्योंकि बच्चा जब डेवलप हो रहा है उसी के अंदर ये हो रहा है, तो इसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन बोल सकते हैं। अच्छा, एक फिल्म आई थी तारे ज़मीं पर, क्या ये इसी से संबंधित? नहीं, वो तारे ज़मीं पर जो फिल्म थी वो इससे कंसर्न नहीं थी। अच्छा, उसके उसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में था, लेकिन वो बहुत अच्छा कि आपने वो मेंशन किया है, बिकॉज उसमें भी क्या था कि बच्चे को प्रॉब्लम थी, वो भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल थी, लेकिन उसके पेरेंट्स समझ नहीं पाए थे, उसके फादर को झिड़कते रहते थे जब तक उनके टीचर को पता चला बोर्डिंग में कि क्या है। तो इसलिए हमें समझना है कि हमारे को कई बार पता नहीं चल रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसे लक्षण होते हैं तो डॉक्टर को दिखाएं, बच्चे को ना मतलब डांटते रहे। हाँ। दोस्तों, अगर आप इस ऑटिज्म बीमारी से संबंधित कोई भी सवाल डॉक्टर शेफाली से पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं मैसेज के जरिए। पहले टाइप करिए RAIN, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए, संदेश लिखिए, मतलब जो सवाल है वो लिखकर भेज दीजिए 53010 पर। हाँ, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 9868107070 हमारा नंबर है, 9868107070। अगर आप हमें फोन भी करना चाहते हैं तो फोन के माध्यम से भी अपने सवाल डॉक्टर शेफाली के सामने रख सकते हैं और उनके जवाब प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 23421084, जी हाँ, 23421084, 23422346, और एक और नंबर है 23421089। तो बिना देरी की भेजिए सवाल, और आपके भेजे गए सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शेफाली गुलाटी। अच्छा डॉक्टर, आपने ये तो बता दिया कि ये ऑटिज्म बीमारी है क्या। अब हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, किस वजह से होता है? ऑटिज्म जो क्यों होता है वो अभी भी एक एनिग्मा है, एक पहेली है। उसमें कुछ अनुवांशिक जेनेटिक कारण होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर बताए गए हैं, और कुछ इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जो जीन्स को इफेक्ट करते हैं, जो एपिजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की जो बात कही थी, तो अगर ये एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो बीमारी है 4.5 टाइम्स ज्यादा लड़कों में पाई जाती है लड़कियों से। लेकिन जब घर में किसी को ऑटिज्म है और अगर वो लड़की को है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 7% रहता है, 7%। और अगर लड़के को है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क
4% रहता है। लेकिन 2 बच्चों को अगर ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 25 से 35% रह सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इसके आगे, कई बार फैमिली हिस्ट्री ऑटिज्म की नहीं मिलेगी, लेकिन फैमिली में कुछ व्यवहार की प्रॉब्लम मिल सकती है। तो ये हुआ जेनेटिक्स वाला, उसमें कई चीजें एसोसिएटेड पाई गई हैं। दूसरा ये है, कई बार इतना ज्यादा हैवी मेटल्स के ऊपर बोला गया है, कुछ वैक्सीन पे पहले बोला गया था, अब नहीं है, पर एयर पोल्यूशन पे और जो मदर कुछ प्रेगनेंसी में दवाई कुछ खाते हैं उनसे हो सकता है। मदर की एडवांस एज, फादर की एडवांस एज, लाइफस्टाइल ऑफ फादर्स, अभी वो स्पर्म के टेस्ट कर रहे पेरेंट्स जो है, फादर जो है बच्चों के जिनको ऑटिज्म है, उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो मतलब इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। एक मैसेज आया है सरिता का गाजियाबाद से, पूछती हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके जो लक्षण है, आप जो मैंने बताया था कि मोस्टली होता क्या है, तो अर्ली लक्षण ये हो सकते हैं कि बच्चा अगर 12 महीने तक, अच्छा सबसे पहले बोलो 6 महीने पे भी अगर बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो भी मतलब कहा जाता है कि हमें चौकन्ने होना चाहिए। पर मोस्टली जो कॉमन लक्षण है, अगर 12 महीने पे बच्चा बड़बड़ा नहीं रहा है, एक टाटा बाय बाय करता है बच्चा 12 महीने तक, कोई चीज पसंद है तो अपनी उंगली से दिखाता है, वो अगर नहीं कर रहा 12 महीने तक, 16 महीने की उम्र तक अगर वो एक शब्द, मीनिंगफुल शब्द, मतलब ऐसे ही नहीं, किसी मीनिंग के साथ शब्द नहीं बोल रहा, या 24 महीने पे 2 वर्ड्स को जोड़ के मीनिंग से नहीं बोल रहा, या कभी भी कोई शब्द आए हैं, शब्दावली आई है और वो चली गई है, लॉस ऑफ लैंग्वेज, तो ये सब चिंता का विषय हो सकता है। एक इसी से संबंधित मैसेज आया है प्रीति का रोहिणी से, कह रही मेरा बेटा 10 महीने का हो रहा है और वो ना मुस्कुराता है और ना ही अन्य बच्चों की तरह रिस्पॉन्ड करता है, क्या ये ऑटिज्म का ही लक्षण है? हाँ, ऐसा है कि देखना है कि बाकी जो माइलस्टोन्स हैं, क्या होता है कि जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो सारे हाथ पैर फेंकता है और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं होता, बस स्माइल करता है मदर को स्लोली, फिर गर्दन संभालता है, फिर बैठता है, फिर 1 साल पे खड़ा होता है, ये तो मोटर वाले हैं। और ये आप जो कह रहे हो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो सोशल है। तो बेसिकली हमारे मोटर का देखना है, सोशल देखना है, लैंग्वेज देखना है, बाकी चीजें। सवाल आपके से जुड़ा हुआ ये है कि बाकी चीजें सही है कि नहीं। अगर बाकी चीजों में भी डिले है, आप समझ रहे हैं, जैसे कि गर्दन नहीं संभाल रहा बच्चा या बैठ नहीं रहा है, अभी 10 महीने पे बैठना चाहिए ना बच्चे को, तो वो चीजें है कि नहीं। लेकिन अगर वो है और सिर्फ ये मुस्कुरा नहीं रहा है, तो हमें 2 चीजें और देखनी पड़ेंगी कि उसके नजर सही है, विजन सही है, और दूसरा कि वो सुन सकता है। अगर वो है तो फिर हमारे को आपको लग रहा है कि मोस्टली नहीं करता है, तो एक पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखानी चाहिए। दीपक का नरेला से मैसेज आया है, कह रहे मेरी बेटी 2 साल की है, दूसरों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती, उसको अकेले खेलना पसंद है, क्या कोई प्रॉब्लम है? इसके कितने इन बच्चे, ये हो सकता है ये बच्चे जो हैं बाकियों से मिक्सअप नहीं होते, अपने में ही खेलते रहते हैं, और बाकी बच्चों के बीच में बैठ के वो भी अपने ही आप ही खेलते हैं, उनके साथ नहीं खेलते, मतलब दूसरों के बीच में। और कई बार कई पर्टिकुलर जो खिलौना है उसके पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा लाइक करते हैं, और जो चीजें स्पिनिंग होती है वो करते हैं, और अगर जो स्पिनिंग होती है ना, हिलती रहती हैं चीजें, इनको ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज अगर है तो ये पॉसिबल है कि वो हो सकता है। तो प्लीज ये जो होते हैं ना, आपको जो रेड फ्लैग्स है जो बता रहे हैं, जो ये लक्षण है, अगर आपके बच्चे में ये दिखे अधिकतर टाइम, क्योंकि एक ना हम नॉर्मल अब नॉर्मल शब्द नहीं यूज करते, बच्चा एक टिपिकली डेवलपिंग है जो रूटीन वे में जैसे डेवलप कर रहा है, और दूसरा ये स्पेशल वाला है। तो दूसरा ये है कि अगर आप किसी बच्चे को जो बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है, पैम्पर किया है, उसको बुलाओगे तो वो भी आपकी बात अनसुनी कर देगा, पर वो कभी कभी करेगा। ऑटिज्म का बच्चा है वो अधिकतर करेगा। तो अगर आप, जैसे इनका सवाल का है, अगर आपका बच्चा अधिकतर ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन एक बात ये भी तो हो सकती है कि लॉकडाउन क्योंकि अभी रहा, हम अपने घरों में कैद रहे 2 साल तक तकरीबन, तो मिंगल बच्चे नहीं हो पाए, बच्चे डरते थे लोगों से, तो ये भी तो एक रीजन हो सकता है। थोड़ा सा इंतजार करके वे देख सकते हैं।
इंतजार कभी भी नहीं करना चाहिए। okay. इंतजार इसलिए बोल रही हूँ, एक और ये तो अभी लॉकडाउन अभी आया, लेकिन पहले भी उसके बारे में मैं आपको जरूर मेंशन करूंगी। पर हमारा जनरली क्यों डिले आता है पेरेंट्स, क्योंकि क्या करते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी नाना नानी, वो बोलते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो भी शाई थे, वो भी मिलते नहीं थे लोगों से, और वो भी बोलना देर से शुरू किया, तो इस चक्कर में सोचते कि हो जाएगा। हाँ, कोविड में ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी उनके लिए रहा है कि कहीं से मिले नहीं है। हमने एक 22,000 कुछ पेशेंट बच्चों का एनालिसिस करा था, पूरा स्टडी जितनी पूरी वर्ल्ड में हुई थी कि ऑटिज्म के और बाकी कोई भी ऑटिज्म या कोई भी परेशानी और जो बाकी बच्चे भी हैं, सब में सारे प्रकार बच्चों में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है क्या कोविड के लॉकडाउन से। तो उसमें जो टिपिकली डेवलपिंग में भी एंजाइटी और टेंशन वगैरह भी उसमें पाई गई थी, और ये ऑटिज्म और ADHD में भी प्रॉब्लम बड़ी थी। तो लेकिन अगर हमें नोट कर रहे हैं तो हम अपने आप एनालाइज ना करें, हम डॉक्टर से संपर्क करें। तो उसका अगर कोई परेशानी है तो उसका हेड ऑन लेके उसी समय से इंटरवेंशन चालू करें। हम वेट क्यों करेंगे? हम अपने आप को उसको एक्सप्लेन ना करके लेट अस अप्रोच एंड सी, और अगर लग रहा है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग, उसमें नहीं है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जहां डाउट है वहां क्लैरिफाई करें, बलिस्मत वेट। चलिए डॉक्टर, हम करेंगे और भी ढेर सारी बातें, ढेर सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, फोन कॉल्स भी हमारे पास आ रही हैं, उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर शेफाली गुलाटी से कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98681070, या फोन आप मिला सकते हैं तो फोन नंबर है 23421084 और 23422346 23421089 भी हमारा नंबर है। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो पर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज बात हो रही है ऑटिज्म की, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शेफाली गुलाटी। अच्छा डॉक्टर, ये गीत आपने सुना फिल्म PK से, ईश्वर तो बच्चों से इतना प्यार करता है, फिर बच्चों को ऐसी बीमारी क्यों? हम भगवान से कुछ पूछ नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं इसीलिए जब हमारे पेरेंट्स को
आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे पास तो सारे न्यूरो डेवलपमेंट और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के आते हैं, तो उनको ये बताते हैं कि ये अमेजोन का पैकेज तो है नहीं जो हम रिप्लेस कर सकें, भगवान की देन है, तो हमें एक्सेप्ट करना है जो है। और बच्चे की गलती नहीं है ना, आप लोगों की गलती है। चैलेंज है, पर वो चैलेंज का हल करके कॉन्फिडेंस रख के अपने ऊपर और आगे बढ़ना है। ओके, एक फोन कॉल्स पे हमारे एक लिसनर है, वो पूछना चाहते हैं एक सवाल। हेलो। हाँ जी। हाँ सर। सर नमस्कार। डॉक्टर शेफाली जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं राजेश खन्ना हैप्पी ईश्वर कॉलोनी जलंधर पंजाब से। हाँ जी। डॉक्टर शेफाली जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है। हाँ जी। कि ये जो कुदरत की जो देन है, हाँ जी, वो मैन्युफैक्चर फॉल्ट जो है जिसको बोलते हैं, हम इसको ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ जी। जो डिफेक्टेड पीस जो आते हैं हो जाते हैं, जैसे कोई कंपनी के होते हैं, जैसे ये परमात्मा की तरफ से हम सब इंसान हैं, बच्चे सब एक जैसे होते हैं, तो ये डिफेक्टेड क्यों हो जाता है? क्या इसमें क्या वजह है? पेरेंट्स का भी फॉल्ट है या कुछ खान पान में कोई कमी रह जाती है? अपने माँ की जो गर्भाधारण कर लेती है उस समय की फॉल्ट होते हैं। एक तो ये मुझे क्लियर करो। दूसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे कि हमारे रिश्तेदार में एक बच्ची है जो तकरीबन 10 साल की होने जा रही है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं आ पा रही है। उसमें अभी भी 1-2 साल का जो 2 साल का बचपन अभी भी उसमें है। तो मुझे बड़ा एक फील होता है, मैं बड़ा रो पड़ता हूँ कई बार उसको देख के कि क्यों भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसके बारे में शेफाली जी प्लीज मुझे विस्तार से जानकारी दीजिए जी। ऐसा एक पहला तो एक रिक्वेस्ट, हम ना किसी भी इंसान को डिफेक्टिव पीस नहीं बोलेंगे। एक कोई आपसे आई गॉट योर पॉइंट, पर मैं वैसे कह रही हूँ क्यों, देखो ऐसा है, कोई मुझे आप बोलोगे कि मैं डिफेक्टिव पीस हूँ तो मुझे क्या लगेगा? तो हमारे को ना एक चीज समझना है, ह्यूमैनिज्म एक चीज होती है, ह्यूमैनिस्टिक एस्पेक्ट, उसमें होता है कि हर इंसान जिस भी उसके अंदर पॉजिटिविटी है, नेगेटिव है, उसको हमें रिस्पेक्ट से देखना है। आप समझ रहे? तो एक तो मैंने ये आपसे माफी मांगी कि आपको टोका इसमें, पर ये है कि हमारे को हमारी कोई इज्जत। ओके, मैं माफी मांगूंगा। सेकंड चीज, आई गॉट इट, बनावट के तौर से कर रहा था। आई गॉट इट बस। हाँ, सेकंड थिंग, दैट वाज जस्ट अ मैसेज नॉट टू यू, टू एवरीबडी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को देखना है, कभी ये मॉल्स वॉल्स में जाते हैं, कोई बच्चे को लेके, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, क्या कोई बिहेवियर की प्रॉब्लम, व्यवहार की है या शारीरिक है, तो लोग जिस नजरिए से देखते हैं ना, वो उन फैमिली के दिल में चुभती है और उनको रोना आ जाता है। तो वो हटाना है, इसके ये आपके लिए नहीं है, दिस इज अ जनरल, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली शेयर करने की। दूसरी बात इसमें, नहीं, नो प्रॉब्लम सर। दूसरी बात, ये मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और उसके अंदर कई जो एसोसिएशंस देखी गई हैं, उसके अंदर जो है कि उसमें मदर का स्ट्रेस, फादर का स्ट्रेस, फादर का एडवांस एज, मदर का एडवांस एज, कुछ हैवी मेटल्स का है, एयर पोल्यूशन का है, पेस्टिसाइड यूज का कुछ एक्सपोजर हो जाता है, टॉक्सिन हो जाते हैं ना, फिर मदर को कोई दवाई मिल रही है तो है। लेकिन अभी भी ये सारा क्लियर कट कुछ नहीं है, और कोई अभी जेनेटिक टेस्ट ये है ही नहीं। काफी जीन्स वगैरह में डिफेक्ट मिल रहा है, लेकिन ये टेस्ट कर लो कि वो ऑटिज्म नहीं होगा, क्योंकि अभी भी पहेली है। ये सारे कारण हैं, पर पेरेंट्स ने कोई गलती नहीं की, कोई चीज आपने प्रिकॉशन ले लेते, वो नहीं होता, ऐसे नहीं था, चाहे प्रेगनेंसी या डिलीवरी, या कई बार एक और चीज आपने आती है, आजकल सब मोस्टली लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो ये बोला जाता है कि माँ बाप दोनों काम करते हैं तो बच्चा निग्लेक्ट हो गया, इस वजह से नहीं है, तो ये कभी नहीं रखेंगे। और दूसरा, वो जो 10 साल की बच्ची है, वो जो पीछे चल रही है, उसका पता नहीं कि उसको ऑटिज्म है कि नहीं, तो पूरा देखना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले बताया था कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, फिजिकल एस्पेक्ट्स में, क्या सोशल एस्पेक्ट्स में, लैंग्वेज में, समझ दिमाग की, वो सारा देखना पड़ेगा, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अंडरस्टैंड करना, वो समझना चाहिए। एक मैसेज हमारे पास आया है रांची से, SSP गुप्ता का, कह रहे किस एज से ये स्टार्ट होता है? इसको एक्चुअली इसको आप जो मैंने बताया पहले साल में भी आप डाउट रेज हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैंने अगर उसमें जो सिम्टम्स देखे गए हैं, अगर बच्चा पहले साल में 6 महीने पे अगर वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन उसको विजन मतलब दिख सही रहा है, सुनाई सही रह रहा है, और ये मोस्टली आप देख रहे हो, कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और जैसे उनको 10 महीने का बच्चे के लिए भी मैंने बोला, और अगर ये बच्चे जनरली कई बार चाहते नहीं है कि कोई गोदी में उसको ले और वो अलग रहना
चाहते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं, है ना। तो ये सारी जब चीजें हो जाती हैं तो, और मैंने आपको पहले बड़बड़ाना अगर नहीं शुरू कर रहा है, 1 साल वो जो मैंने पहले बोला, एक शब्द नहीं बोल रहा है 16 महीने तक, टाटा बाय बाय नहीं कर रहा, पॉइंटिंग नहीं कर रहा, कोई उसको रुचि की चीजें 2 साल तक बोल नहीं रहा है 2 शब्द मीनिंगफुल, तो ये सारे बहुत रेड फ्लैग हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए उनको दिखाना है। तो आपको फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि हर बच्चा जो आ रहा है इम्यूनाइजेशन के लिए, उसमें ये सारे चेकलिस्ट लगाने चाहिए बच्चों के डॉक्टर को, और देखना चाहिए। और 18 महीने में तो हर बच्चों में ये चेकलिस्ट लगाना चाहिए, जो हम लोगों ने भी वेबसाइट में डाला हुआ है फॉर सब डॉक्टर्स के लिए, कि इनको ये ऑटिज्म हो तो नहीं सकता, तो आपको हमें जल्दी से जल्दी इनको आइडेंटिफाई करना होगा। एक मैसेज आया है नितिन का विकासपुरी नई दिल्ली से, कह रहे हैं अगर फैमिली में एक बच्चे को ये बीमारी है तो क्या दूसरे को भी हो सकती है? एक तो है ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, इन्वायरमेंटल नहीं है, मतलब दैट वे कि एक से दूसरे को हो। लेकिन जो मैंने बताया था कुछ अनुवांशिक फैक्टर्स हैं और कुछ इन्वायरमेंट वाले हैं जो सबको एक्सपोज हो रहे हैं फैमिली में, तो पॉसिबल होता है। तो और रिस्क जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको बच्चे के लड़की को है किसी को घर में तो 7% रिकरेंस रिस्क है, लड़के को है घर में तो 4% रिकरेंस रिस्क है। अगर 2 बच्चे हैं जिनको इफेक्ट हुआ ऑटिज्म तो थर्ड बच्चे को होने के चांस 25 से 35% है। लेकिन अगर कोई बच्चे को कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से उसका रिकरेंस रिस्क उस प्रॉब्लम का हो सकता है। एक मैसेज आया है शिल्पा का करनाल से, कह रहे हैं इसकी रोकथाम के बारे में बताइए। अभी जब जिसका क्लियर ही नहीं है कि वो हो कैसे रहा है, तो ना एक्चुअली जब रोकथाम की बात होती है तो 3 लेवल पे होती है। आपको बताऊं, एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होती है सेकेंडरी और एक टर्शरी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन तो है कि वो बीमारी हो ही ना, ठीक है। उसके लिए अभी आप, मुझे मालूम है आप यही पूछना चाह रहे हो, पर मैं आपको दोनों चीजें दूसरी बता रही हूँ क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि वो सब हम करें। प्राइमरी प्रिवेंशन में तब होगा जब हमें क्लियर हो जाए कि ये कारण से वो होता है, तो वो कारण ही हटा देंगे तो वो होगा नहीं। तो उस पर अनुसंधान अभी चल रहा है, हाँ अभी चल रहा है। लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा करना है सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि ये जो बच्चे हैं इनको हम जल्दी आइडेंटिफाई करें। लक्षण जब ये दिख रहे हैं अधिकतर वाले टाइम में, कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम में, तो आप डॉक्टर को संपर्क करें तो जल्दी उसका डायग्नोसिस बने और उसका आगे निदान हुए। एक मैसेज आया भारती का मेरठ से, कह रही मैं 4 महीने से हूं, कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा ठीक है? ऐसा है कि ऑटिज्म है कि नहीं उसके लिए कोई टेस्ट अभी है नहीं। लेकिन आपने जो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, पहले प्राइमेस्टर में और सेकंड में उसमें सारे टेस्ट होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड होते हैं, अल्ट्रासाउंड डिटेल्ड होता है और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे वो पता चलता है। ठीक है। एक मैसेज आया है प्रियंका का गुरुग्राम से, कह रही हैं कि क्या कंसीव से पहले ये पता लगाया जा सकता है कि माँ बाप की वजह से आने वाले बच्चे को ये ऑटिज्म नहीं होगा? और जो मैंने जो पिछला वाले का भी जवाब दे रही थी, तो उसमें जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है डिटेल्ड वाला, सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड और सारे जो ब्लड टेस्ट है, उससे जनरली पता चलता है कि जेनेटिक की प्रॉब्लम नहीं है और डाउन सिंड्रोम वगैरह नहीं है। पर जो आप बोल रहे हो कि प्रेगनेंसी से पहले, उसके लिए अभी जब हमें क्लियर ही नहीं हुआ है कि किस कारण से है, तो वो अभी नहीं है। फ्यूचर में ये रहेगा और फ्यूचर में हम ये होप करते हैं रिसर्च से कि हम पता लगा सकें पहले। और जो आईवीएफ वगैरह होते हैं उसमें जो इम्प्लांट करते हैं एम्ब्रियो, उससे पहले कुछ टेस्टिंग होती है। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ अभी थैलेसीमिया के लिए है, ऑटिज्म के लिए अभी कारण जब क्लियर होगा तभी होगा। लोगों के अंदर डर, इसीलिए तो अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है क्योंकि प्रेवलेंस भी बढ़ रहा है, इसलिए चिंता का विषय है। हिंदुस्तान में हमने 2011 में एक सर्वे किया था जिसके अंदर हमें प्रेवलेंस पता है कितना मिला है, 1 in 89। 2011 में हमने ये जाके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किया था इंडिया में। लेकिन सीडीसी जो यूएसए का फिगर है 2021 का, चौंकाने वाला है, 1 in 44। तो हमें भी, मैं पिछले 21 साल से ऑटिज्म क्लिनिक चलाते हो, तो मुझे भी लग रहा है कि बढ़ रहे हैं हमारे पेशेंट्स, और ये सिर्फ जागरूकता की वजह से नहीं है। तो इसलिए हमारे को जब भी कोई हमें लग रहा है कि बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर रहा है तो प्लीज दिखाइए, वेट मत करिए, इंतजार मत करिए। एक लिसनर हमारे साथ फोन लाइन पर है, देखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। हेलो जी, बताइए सर। जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी सर, मैं विष्णुचंद कटियार, मोहाली डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बोल रहा हूँ।
बोल रहा हूँ। ये मेरा एक बच्चा जी, आपको पहले नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की हार्दिक। सर आप सबसे पहले रेडियो जो है आपका जो बज रहा है ना, आप उसके आवाज को बंद कर दीजिए प्लीज, है ना। उसके बाद आप सवाल पूछिए। जी, आपको, डॉक्टर साहब को, पूरी FM रेनबो टीम और जितने भी लिसनर सुन रहे हैं सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। जी सर, मेरा एक बच्चा है जो कि अब हो रहा है लगभग 10-12 साल का, 10-11 साल की एज का होगा, अब लगभग हो गया। हाँ जी। उसकी जब डिलीवरी हुई थी तब वो रोया नहीं था, देर से रोया था। हाँ जी। तो उसमें जो है यही सब जो आप बता रहे हैं, वो उसको बोल भी नहीं पाता है, न चल पाता है। अब ऐसा मतलब डेवलप हो रहा है, तो हम उसको लखनऊ में दिखाए थे मेडिकल कॉलेज में। हाँ जी भैया जी। तो वहाँ पे बताया था कि ये बच्चा आपका उम्र से 10 साल पीछे चलेगा। हाँ जी। तो कहा था MRI की जांच वगैरह करवा लो, तो इससे पता चल जाएगा कि दिमाग कितना है। बाकी सर आप उसके लिए और कोई इलाज नहीं है? भैया आप जो बता रहे हैं अपने बच्चे का, उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं है। जो बच्चा देर से रोया था और उसके बाद ये चलने में भी प्रॉब्लम है और बात करने में भी है, तो उनके लिए जो दिमाग में जब देर से रोया उसके समय दिमाग में जो ग्लूकोज जाता है, ऑक्सीजन जाता है, वो कम होता है, तो उससे ब्रेन डैमेज होता है। उससे ब्रेन का कंट्रोल सारी बॉडी में कम होता है, जिससे उनके ऊपर शारीरिक कंट्रोल नहीं होता और इवन बोलने में और दिमाग में समझ कम होती है। तो ये सेरेब्रल पॉल्सी है उनको, और उसके लिए आप वहीं पे दिखाएंगे डॉक्टर को, तो वो एक्सरसाइज वगैरह ही बताएंगे। तो और जड़ से उसका और कुछ नहीं कर सकते, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे इंप्रूव हो और जितना आगे उन्नति हो सके। ठीक है। अच्छा, एक बात मेरे जहन में आई है, ये बच्चा रोने का, रुलाया क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि जब बच्चा अंदर है माँ के पेट में, उससे बाहर निकल रहा है, उसके अंदर तो है, वो तो पानी में है ना। अच्छा। तो अभी जब बाहर निकले हैं तो अभी वो पहले तो मम्मी से ही सब कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है, खान पान वगैरह सब वहां से मिल रहा है। अभी बाहर निकले तो सांस लेंगे, तभी जो रोना इसलिए है, तभी फेफड़ों में सांस जाएगी तो भी ऑक्सीजन जाएगी ना। अच्छा, तो अभी जो रुलाना इज नॉट एग्जैक्टली रुलाना, उसका मतलब है कि रुला इसलिए रहे ताकि वो सांस अच्छी ले, ताकि फेफड़ों में सांस जाए और ताकि वो अपने आप सांस लेने की प्रक्रिया चालू करे। पहले तो मम्मी के थ्रू सब कुछ हो रहा था ना बैक में। जी। तो चलिए इसी बात पर एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, क्योंकि हमने जिक्र किया था तारे ज़मीं पर, तो उसी का एक बहुत सा प्यारा सा गीत है माँ, वो पहले सुन लेते हैं। उसके बाद फिर हम ढेर सारे सवालों को और भी शामिल करेंगे और उनका जवाब आपसे जानेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। अगर आप डॉक्टर शेफाली गुलाटी से कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9868107070 पर, या फोन मिलाइए 23421084 और 23421089 और 23422346। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज बात हो रही है ऑटिज्म की, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शेफाली गुलाटी। डॉक्टर, ये गीत सुना, मैंने कहा था कि ये फिल्म आधारित है, लेकिन आपने मुझे बताया कि माई नेम इज खान वो फिल्म थी इस ऑटिज्म पर आधारित। हाँ जी, हाँ जी, वो माई नेम इज खान में शाहरुख खान जी को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म था, और बर्फी में भी था ऑटिज्म का। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है,
तो अगर नहीं ऑटिज्म का इलाज है, पर 2 चीजें हैं। आपको टोक दिया, आपको कि मैं आप होस्ट को ही टोक दिया। एक वो चीज पूछते हैं सब पेशेंट मुझसे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट में, इलाज में, निदान में 2 चीजें होती हैं, जड़ से हटा देना या जो परेशानी है उसका हल करना। तो इसमें जो परेशानी आएगी उसका हल है, लेकिन ये बीमारी जड़ से नहीं निकल सकती। सॉरी, मैंने आपको ओके मैं इसी पे जानना चाह रहा था कि अगर जब इस तरह का जड़ से नहीं निकल सकता, तो मतलब कहने का ये कि अगर ये किसी बच्चे को ये ऑटिज्म हो जाता है तो पूरी जिंदगी वो इसी उनमें रहेगा। नहीं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर किसी बच्चे को हो गया है तो वो सारी उम्र तक उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रहता है, लेकिन जो लक्षण है उन चीजों का, जो परेशानी आ रही है उन चीज का हल आता है, फिर वो चीजें पैसिव हो जाती हैं, वो हट जाती हैं। फिर दूसरे आगे बढ़ता है एज में, तो फिर कोई और चैलेंज आता है, फिर उसका हल आता है, फिर वो हट जाती है, फिर वो आगे आता है। तो मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन वो ठीक ऊपर नीचे होती रहेंगी, सेटल होता रहेगा। और आजकल एक जो लेटेस्ट डायग्नोसिस है उसमें कहते हैं कि अगर सब बच्चे की चीजें, सब चीज ठीक चल रही है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन रेमिशन, मतलब वो उसके सारे लक्षण वगैरह सब कंट्रोल में। मतलब चैलेंज बहुत है, चैलेंज डेफिनेटली है, पर हमारे को अगर चैलेंज हम लोग कॉन्फिडेंस से, खुशी से लें तो अच्छा है, क्योंकि उसका चैलेंज तो मिल गया है, उसके लिए तो हम लड़ नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि आजकल कोविड का भी वो है, रिस्क है, तो ऐसे में इन बच्चों के लिए कितना और रिस्की हो जाता है? एक्चुअली इसलिए हो जाता है कि मैक्सिमम टाइम जब वो बढ़ता था, और अभी जो रिसेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट था वो इतना वो एक ट्रांसमिसेबल था, तो इनको मास्क वगैरह पहनाना है, तो कई बच्चों को इतना डर लगेगा मास्क से, वो नहीं है, वो सुनेंगे नहीं, तो बेकिए है। लेकिन अगर हम उनको अपने आप मास्क पहन के दिखाएं और उनको प्यार से समझाएं, खुद पहन के दिखाएं और उनको समझाएं कि उसका है, तो समझ जाते हैं। अगर इनको बच्चों को अगर हम मुंह से कुछ बोल ले, उसके बलिस्मत अगर हम कुछ विजुअल क्यूज, मतलब चीजें दिखा के, या तो फोटो या खुद करके बता के करें, तो इनको ज्यादा समझ आती है और समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है। और ऑटिज्म इज नॉट इक्विवेलेंट टू मानसिक विकलांगता। आप समझ रहे हैं? वो आप अगर सोच रहे हैं ना कि वो आप बोलो कि वो पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, जो अब नहीं बोलते, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, पर काफी % बच्चों में मानसिक समझ कम होती है, पर इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, एक लिसनर हमारे साथ फोन लाइन पर है, देखते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम कन्हैया कुमार यादव है। जी कन्हैया। और सर, जैसे कि मैम ने बताया था कि देर में बच्चे रोते हैं तो बोलने में दिक्कत होती है, तो सर वही हाल मेरे बच्चे में भी है। लेकिन और सर, एक गुड़िया हुई है, उसमें भी एक प्रॉब्लम और है, उसको दांत अभी 15 महीने हो गए, लेकिन दांत अभी तक नहीं आए। भैया, जो पहला बच्चे की बात कर रहे हैं कन्हैया जी, उसके अंदर यह है कि हम जो ऑटिज्म की बात कर रहे हैं उनमें इन बच्चों में फिजिकल, जो शारीरिक रूप से जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है और चलना बलना, वो सही होता है। और इनके अंदर बेसिकली जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जो सामाजिक हाव भाव और संचार, कम्युनिकेशन होता है, उसमें गुणात्मक हानि होती है, तो उसमें, लेकिन जो चलना बलना इनमें अधिकतर बच्चों में सही होता है। समझ रहे हैं? तो बेसिकली वो ऐसा लगता है कि जो देर से रोते हैं बच्चे, उनमें दोनों चीजों का कंट्रोल नहीं होता ना, जैसे पिछले लिसनर ने पूछा था, है ना। और जो आप दूसरे बच्चे को अगर 1 साल हो गया है और दांत नहीं निकले हैं, तो एक बार दिखा लीजिए बच्चों के डॉक्टर को, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। पर हाँ, अगर नहीं निकला तो अब दिखा दीजिए, कुछ परेशानी हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। मैम एक्चुअली मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। जैसे मैम, इनकी माँ में ना याददाश्त शक्ति कमजोर है, तो इसकी वजह से तो नहीं दोनों बच्चों में, एक में दांत लेट आना और एक में नहीं। अगर देखो, अगर भैया किसी में इंसान में याददाश्त से कम है, उसका दांत से तो कोई लेना देना नहीं है, और उनका बच्चा देर से रोया उससे भी कोई लेना देना नहीं है ना। तो उसमें नहीं है। हम लोगों को ना ऐसा क्या होता है, मैं एक चीज बताऊं, हमें पता चलता है कि बच्चे में प्रॉब्लम है तो इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। उसके लिए पूरा जैसे होता है ना, वो
जैसे हमारा बाद फट जाता है ना, क्लाउड फट जाता है, जैसे हमारा पूरा सारी जिंदगी खराब हो गई तो बंदा टेंस होता है। लेकिन पहले तो उसको होता है कि ये बोल दे कि दूसरे डॉक्टर के पास जाए कि उसको ये बीमारी नहीं है, चाहे ऑटिज्म है चाहे कुछ है। और दूसरा, जब वो पता चलता है कि ऑटिज्म है या जो भी बीमारी आपको है, फिर वो एक दूसरे को ना ब्लेम करने लग जाते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा और आराम से ब्लेम लेडीज को होता है। तो इसलिए भैया वो आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, क्लैरिफाई करा, मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही कि मैं एक लेडीज हूं, मैं एज डॉक्टर के रूप में बोल रही हूं, ठीक है। तो अगर तो इसलिए उसके लिए हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। बच्चे के लिए कितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो अपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाके उसमें देखिए। और दांत दिले आया, उसका कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ, उसके लिए चिंता मत करो, पर दिखा लेना। एक मैसेज आया है, ये आया है मुकुंद चंद का दिल्ली से, कह रहे हैं क्या लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए पेरेंट को? जिसको आप ये कह रहे हो जिसके बच्चे को ऑटिज्म है, उसको ना पूरा दिन का जो है, हम बच्चे को अपने हिसाब से नहीं चेंज करेंगे, हमारे को बच्चे का एक शेड्यूल बनाना चाहिए पूरा दिन में। लोग एक तो उसके अंदर उसी हिसाब से उसका शेड्यूल होगा कि सुबह से शाम तक क्या करना है। तो हम लोग जैसे अपने कैलेंडर में चीजें लिखते हैं जब ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो वैसे ही बच्चे को पूरा दिन में क्या करना है उसका वो शेड्यूल बनाना चाहिए। उसको समझ में आता है कि क्या है, क्या उसका पूरा आगे क्या होता है। अगर पूरे दिन में आज के बाद इसके बाद ये करना है, ये करना है, मतलब सुबह दांत साफ करना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, आगे आगे पूरा दिन का होगा ना, तो उसको वो उसकी एंग्जाइटी कम होती है। और एक एंड में हम बोलते हैं कि कॉलम बना दो रिमार्क्स का, पूरा दिन बच्चा आपकी बातें सुनता रहा है, आपकी बात समझ रहा है, तो उसको बना स्माइली फेस बना दो, मुस्कुराता हुआ बच्चे का फेस नहीं, अगर क्या है तो दुखी वाला बच्चे का फेस बनाओ। संडे को गिनो 7 दिन में से बच्चे के स्माइली ज्यादा है या सैड फेस ज्यादा है। अगर उसने अच्छा वाला मुस्कुराते हुए चेहरे हैं तो उसको कोई रिवॉर्ड देना है, जो भी जायज रिवॉर्ड है। ये नहीं है कि अगर उसको बच्चे लोग कहीं चाहते हैं कि कंप्यूटर चाहिए या मोबाइल चाहिए असली वाला, वो हम दे नहीं सकते, तो प्रॉमिस भी मत करें। आहिस्ता आहिस्ता जब उसको पता है कि डिसिप्लिन में हो रहा है और उसको आप रिवॉर्ड कर रहे हो, तो स्लोली उसको समझ आएगा कि माँ बाप की बात सुनने से फायदा है, तो वो सीखेगा। ओके, सहारनपुर से राकेश का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि बच्चा तो सफर कर रहा है, माँ बाप अलग से परेशान है, डॉक्टर कोई सलाह दे ताकि लोग सावधानी रख सके और उनका बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त ना हो। इसके बारे में तीसरा ये सवाल है कि अभी जब तक कारण की क्लैरिटी नहीं है तो हम वो ग्रस्त ना हो के स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक ये रिसर्च जारी है। हमारे यहाँ पे भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस रिसर्च न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का एम्स में बच्चों के न्यूरोलॉजी डिवीजन में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में, जिसमें भी अनुसंधान चल रहा है और बाकी सब जगह भी चल रहा है, तो अभी क्लियर नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो मैंने आपको लक्षण बताए थे वो लगे तो डॉक्टर को संपर्क करें, और इसके लिए कोई फैंसी टेस्ट नहीं है। डॉक्टर के पास हम लोगों ने टूल्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर से वो बच्चे से आपसे सवाल पूछेंगे, बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उससे पता चलेगा कि वो ऑटिज्म है कि नहीं। और वो हमने जो टूल्स बनाए हैं हिंदुस्तान के स्पेसिफिक, क्योंकि हम लोगों का जो सोशल इंटरेक्शन जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हिंदुस्तान में बच्चा क्या करे, वो विदेश से भिन्न होता है ना, तो उसी हिसाब से बनेगा। तो उसको हमने मोबाइल ऐप में भी ट्रांसफर किया है ताकि सारे डॉक्टर आसानी से यूज करें, तो उसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनती है। तो फैंसी टेस्ट नहीं है और चिंता नहीं करना है। तो अगर डायग्नोसिस है तो हमें आंख खोलना है, हिम्मत नहीं हारनी और आगे बढ़ना है। अगर कोई परेशान है, लक्षण है और हम जा नहीं रहे, आंख बंद करके बैठे हैं, तो उसमें तो कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि बच्चा तो सफर कर रहा है, माँ बाप अलग से परेशान है। माँ बाप बच्चे से ज्यादा परेशान नहीं होते जितने लोगों के एटीट्यूड से परेशान होते। दैट इज माई बेसिक प्रॉब्लम। क्योंकि क्या है कि जिसको परेशानी है वो आपको ना सपोर्ट करने के लिए तो कोई आएगा नहीं। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ। आपको फ्री की एडवाइस बहुत जगह मिल जाएगी और फ्री ब्लेम मिल जाएगा, जन्म जन्मांतर की चीजें बोलती जाएंगी कि है एंड मतलब, और जो अपने अंदाजे से लोग अपनी बोलेंगे बच्चे को ये करो, ये खिलाओ। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो आपके जो आपके आसपास आपको ऐसे ही फ्री में बता रहे हैं एडवाइस, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, उनको आप सुन लीजिए, उनको कुछ बोलिए नहीं, लेकिन जो भी इसका है मैनेजमेंट है, बेसिकली बिहेवियर इंटरवेंशन होता है मैनेजमेंट। उसके लिए आप अपने डॉक्टर को जब संपर्क करेंगे तो वो बताएंगे। 3 प्रकार के होते हैं इंटरवेंशन: अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, स्ट्रक्चर टीचिंग और सेंसरी इंटीग्रेशन। आपको परेशान करने के लिए नहीं बोल रही, पर ये बता रही हूँ कि 3 होते हैं। उसी को देख के कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या परेशानी, उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज करके हम बताते हैं।
जिसको आपको पूरे दिन के प्रोग्राम में बच्चे के इनकॉर्पोरेट करना है साथ में। ये भूल नहीं जाना है कि आप उसके पेरेंट्स भी हो बच्चे के, लेकिन आप लोग इंडिविजुअल्स भी हो। और दोनों मेरे हिसाब से मैं सबको फैमिली काउंसलिंग, मैं ग्रुप की फैमिली काउंसलिंग करती हूँ हर क्लिनिक में। मैं यही बताती हूँ कि हमारे को हस्बैंड वाइफ को ही मेन स्टेज ट्रीटमेंट का लेना है, सिर्फ एक जने को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर माँ को ही बोल दो कि नौकरी छोड़ के बैठ के देख लो, तो क्या होता है कि माँ खुद डिप्रेशन में चली जाएगी। हमने स्टडी की है जिसमें हमारी जो ऑटिज्म की ग्रस्त बच्चों की मम्मी 70% लोग डिप्रेस हो गए। तो हम पापा को बोलते हैं आप अगर अभी से हेल्प नहीं करोगे तो बाद में बच्चे को भी देखो, मम्मी को भी देखो। तो इसलिए हमें मिल के करेंगे ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आप कह रहे हो परेशान तो होते हैं, अपनी बीमारी से ज्यादा अपने बच्चे की संतान की परेशानी तो है ही बहुत प्रॉब्लम। ये देखो परेशानी आ गई, उससे हम लड़ नहीं सकते, परेशानी में आगे बढ़ना है। और रियलिस्टिक छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए कि हम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। और आप 100% एफर्ट दोगे तो आपको रिजल्ट ये 20 से 30% मिलेगा। अगर हम सोच रहे कि हम 100 पर मेहनत कर रहे हैं 100 पैसे की, तो 100 पैसे मिलेगा। बच्चा आहिस्ता ही सीखेगा, लेकिन जो उसकी हर खुशी, हर स्माइल, उसके हर मुस्कुराहट, उसके हर प्यार से उसमें पॉजिटिविटी देखिए। और एक एक चीज को जो भी कर सकता है उसको सोचो, जो वो नहीं कर सकता सोचते रहोगे तो नहीं है। ग्लास पानी का है, किसी का भी भरा नहीं होता है। बिल्कुल। चलिए अभी हम 1 मिनट का कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर लौट कर आएंगे और डॉक्टर गुलाटी आपसे हम और बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और ये बहुत जरूरी है कि हर विषय में जानकारी को रखें। और आज क्योंकि वर्ल्ड ऑटिज्म डे है तो आप लोगों को जरूरी है कि इस बीमारी के बारे में भी जानकारी रखें। और डॉक्टर शेफाली गुलाटी हैं हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर गुलाटी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कैसे हो रहा है बच्चों में, लेकिन जब हो जाता है तो उसके बाद कंट्रोल किया जा सकता है, ये आप कह रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे में जिन बच्चों को हो गया तो उनके पेरेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना या सावधानी रखनी है? यह है कि जब आपको लक्षण आए आप डॉक्टर को संपर्क करें, देखो कि डायग्नोसिस है कि नहीं। अगर डायग्नोसिस होता है तो हमारे को जो ये थेरेपीज आपको बताई जाती हैं उनको अपने पूरे डेली शेड्यूल में उसको ढालना है। क्योंकि सिर्फ 1-1 घंटे की थेरेपी से नहीं होता है। कभी बच्चे को बोला जाता है कि एडिशनल थेरेपीज के लिए बताया जाता है, वो अलग है, लेकिन ये सारों को मिला के हम बताते हैं आपको कंसोलिडेटेड, वो आपको पूरे शेड्यूल में उसको ढालना होता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसके अंदर ये आपको मैंने जो बोला कि कई बार कई चीजों के लिए दवाइयों को भी देना पड़ता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए। कई बार होता है, देखो ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज की दवाई हम आराम से ले लेते हैं। दिमाग में या तो मिर्गी की हो या दिमाग में अभी ऑटिज्म के लिए देनी पड़े तो हमको वहम हो जाता है हर चीज का, क्योंकि दिमाग में लग रही दवाई, लगता है कि डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगा, एडिक्शन तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कारण होते हैं जब के लिए दवाई देते हैं हम कुछ टाइम के लिए। अगर बच्चा बहुत ज्यादा चंचल है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है किसी चीज को, या तोड़ फोड़ कर रहा है, या अपने आप को मार रहा है, या बाहर किसी को मार रहा है जिसके लिए, और या उसको दौरे पड़ रहे हैं जो कुछ बच्चों में होते हैं, ये चंचलता काफी बच्चों में होती है साथ में, या उनको देर से नींद आ रही है, बच्चे को सुला रहे हैं तो बच्चा सो जाएगा 10-15 मिनट में। अगर उसको सुलाने का प्रक्रिया में ज्यादा टाइम लग रहा है तो जब एक दवाई देते हैं जिससे आधा घंटा पहले, जिससे वो जल्दी सो जाए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप हाइजीन। अब आप सोचोगे कि क्या शब्द बोल दिया, ये इसलिए बोल दिया हम बच्चे को सुला दिए। अब कई बच्चे को चाहिए लाइट जला के सोना है, कईयों को लाइट बंद करके सोना है, पर जिस भी एटमोस्फेयर में वो सो गया है उसको बना के रखना है। नहीं तो हम माँ बाप क्या करते हैं, हमने उसको सुला दिया, लाइट बंद थी, पर हम लाइट खोल के या तो टीवी देख रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो एटमॉस्फेयर खराब हो गया। तो जिस एटमॉस्फेयर में वो सोया है उसी में सुलाना है। सभी बच्चों को, वो तो सभी बच्चों के लिए करना चाहिए। फिर उनकी नींद, अगर एक चीज नोट की गई है, जब किसी बच्चे को नींद सही नहीं आती है उसके बाद उसका व्यवहार प्रॉब्लम होता है, जो कि ऑटिज्म वाले बच्चों में ज्यादा होगा, बाकी बच्चों में भी होगा। एक लिसनर है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम राहुल पटेल है और मैं मुंबई के चेंबूर इलाके से बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा जैसे वो ऑटिज्म का शिकार हो चुका है और उसका कान के ऊपर कॉक्लियर इम्प्लांट किया हुआ है। अभी तो मैडम वो बात करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा अटेंशन कम देता है।
और कुर्सी के ऊपर बैठता है तो थोड़ा वो सर हिलाता है, पैर हिलाता है। हाँ जी। और उसका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है, यानी सर जब पढ़ाते हैं तो सामने बोर्ड की तरफ कम देखते हैं, इधर उधर उसका ध्यान रहता है। मैं एक चीज आपसे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, तो उसको सुनवाई की प्रॉब्लम भी थी, जिसके लिए हियरिंग प्रॉब्लम थी, जिसके लिए आपने कॉक्लियर इम्प्लांट कराया, साथ में उसको ऑटिज्म भी है क्या? ऑटिज्म यानी वो जैसे कि जब ये स्टार्टिंग में क्लास स्कूल में पढ़ता था तो जैसे सिखा रहे थे तो छोटे छोटे कारपेट के ऊपर जो कचरे वगैरह रहते ना, डस्ट, हाँ, वो वगैरह उसका ध्यान वही सब चुनता रहता था वो। हाँ, हो सकता है भैया जो आप बोल रहे हो ना, इनको क्या होता है इन बच्चों में, उनको कोई भी पेचीदी सी चीज पसंद आ जाती है और उसके बोझ भाग गई तो बहुत ज्यादा ही भाग जाती है, और तो इसलिए वो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है उसको ऑटिज्म हो। तो उसके लिए भैया मेन चीज जो है ना कि वो आपको बताते हैं कुछ चीजों को, कैसे इनको बिहेवियर इंटरवेंशन वगैरह से, कि कैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, अटेंशन बढ़े, और वो इंटरवेंशन करने के बाद भी अगर 2-3 महीने में इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो फिर उनके लिए कुछ टाइम के लिए दवाई दी जाती है ताकि सब कुछ समझ में आए। लेकिन मैंने एक पूछना है, दवाई लेने के बाद फिर वो ऐसा दवाई चालू करने के बाद दवाई बंद भी होगी, दवाई से डिपेंडेंसी नहीं होगी, एडिक्शन नहीं होगा, अगर जरूरत होगी तो उसमें दी जाएगी। ठीक है, दवाई बंद करने तो हाइपर तो नहीं, ये वहम हटाइए। डॉक्टर जब आपको देगा, मुझे नहीं, मैं आपको बिना देखे बच्चे को नहीं बोल सकती, मैं कहती हूँ शायद देनी पड़े अगर बिहेवियर इंटरवेंशन से ना हो। अभी 10 साल का, लेकिन खाली ये पूछा तो उसके लिए पीडियाट्रिशियन को दिखाने के ऑक्यूपेशनल थेरापी वाले को पहले ना, ऐसा है सारे बच्चों को जो ये प्रॉब्लम है, पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। बाकी जो थेरेपिस्ट है वो थेरेपीज ही कराते हैं, लेकिन बच्चे को होलिस्टिकली ऊपर से पूरा देखना है, टॉप टू बॉटम सारा। क्योंकि एक बता दूं, हमने अभी एक अनुसंधान खत्म किया जिसमें 1872 बच्चे ऑटिज्म के हमने देखे, जिसमें से 80% को एक से ज्यादा और प्रॉब्लम थी। किसी में हाइपर एक्टिविटी है, किसी के दिमाग में समझ कम हो रही है, किसी में स्लीप प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरी रूप से बच्चे को देखा जाए। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी संस्था एम्स भी ये डायग्नोस कर रही है, क्षेत्र में काम कर रही है, और भी चीज है, तो क्योंकि ये प्रोग्राम 1 घंटे का, अब हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बाकी है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लोगों के पास जानकारियां अभी बहुत है, वो जानकारी लेना चाहते हैं, तो कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जहां पर लोग किसी भी समय 24/7 कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं? हाँ, 2 चीजें हैं। एक तो हमारे वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक तो टेली हेल्पलाइन है, उसका मैं नंबर बता रही हूँ, लेकिन साथ में आप प्लीज नोट करिए, आजकल आप सारे लोग इंटरनेट में जाते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं नेटफ्लिक्स में, तो आप वेबसाइट में भी जाएंगे, 3 बार लिखिए www.PED मतलब पीडियाट्रिक बच्चा, ठीक है, NEURO न्यूरो मतलब दिमाग, PED न्यूरो AIMS www.pedneuro.aims.org में जाएंगे, वहां पे एक पेरेंट्स कॉर्नर बना हुआ है, उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी किताबें हैं ऑटिज्म के ऊपर, हिंदी और इंग्लिश में। पहले आप छोटी वाली किताब पढ़ेंगे, नीली कलर की 2 है, उसके बाद पर्पल कलर की मोटी वाली किताब पढ़ेंगे, जिसमें ऑटिज्म के लक्षण से लेकर उसकी पूरी लाइफ स्कैन का सब कुछ है, सब कुछ डिटेल दिया है। खुद पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारी एक टेली हेल्पलाइन है 1800 2 बार 1 3 बार 7 और 6 1800-11-777-6। तो इस पे भी आप फोन करके पूछ सकते हैं। पर जो मैंने आपको रिसोर्स बताया है वेबसाइट में, तो खुद डाउनलोड करके आप करिए, और उसमें साथ में वीडियोस भी हैं, और भी हम उनको एनरिच कर रहे हैं। उसके अंदर और भी चीजें हैं जो बच्चों के बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट हैं, जो टीनेजर्स हैं, उन लोगों के लिए लड़कियों में और लड़कों में जो प्रॉब्लम स्पेशल होती है, जो सेंसरी इश्यूज की होती है, वो सबका भी मटेरियल उधर है। तो ये हमें समझना है और आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डॉक्टर, जो आपने नंबर बताया वो है 1800-11-777-6। एब्सोल्युटली 1800-11-777-6। ये वो नंबर टोल फ्री नंबर है जिस पर ये कभी भी कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। वेबसाइट भी आप अपने उससे बता दीजिएगा क्योंकि वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का, क्योंकि जब एम्स की जो वेबसाइट है आप वहां पर जा सकते हैं। ये ना, हाँ, ये है
ये जो वेबसाइट है आप इस पर संपर्क भी जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम यही सोचते हैं कि कहाँ जाएं क्या करें, तो आप बहुत अच्छी वेबसाइट है www.pedneuroaims.org। इसमें पेरेंट्स कॉर्नर है, पेरेंट्स कॉर्नर में जाएंगे। हाँ जी हाँ, क्योंकि उसमें तो काफी चीजें होंगी। उसमें पेरेंट्स कॉर्नर में जाएंगे, उसमें बहुत कुछ चीजें ऑटिज्म की और सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में है, तो वहां से सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो जल्दी से आखिर में कुछ सलाह देना चाहेंगी, कुछ बात कहना चाहेंगी? ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो सारे बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, ये कुछ कर सकते हैं। हमारे को हर बच्चे को इज्जत से देखना है, हर जिंदगी पे पूरा इज्जत से देखना है, उसका अपना पूरा फंडामेंटल राइट है, हर चीज का हक है जैसे हम लोगों का है, और हमें उसकी कोई गलती नहीं है कि उसको प्रॉब्लम है, और हम लोग जब सब मिलके इनको जल्दी डायग्नोज करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, ताकि हम उसका एक कैपेबल सिटीजन बनाए अपने सोसाइटी का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो इस साल का जो यूनाइटेड नेशंस का थीम है, तो वो है इनोवेटिंग एजुकेशन फॉर ऑल एंड इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। बट मेरा बेसिक है कि इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ नहीं, इंक्लूजन इन सोसाइटी फॉर ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सोचते हैं लास्ट थिंग कि नॉट मी, कि दूसरे के बच्चे को प्रॉब्लम है, हमारे को नहीं हो सकती, मैं घर वापस जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैं कोमा में जा सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें थैंक करना चाहिए, भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि अभी तक हमारे को कोई परेशानी नहीं है। तो दूसरे जिसको परेशानी है उसके साथ हमारे को सहानुभूति रखनी है, उनके लुक डाउन नहीं करना, और उनके जर्नी में अगर उनको मदद कर सके तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और यही इंसानियत है, अगर हम इंसानियत को अपने दिलों में जगाए रखेंगे और लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे, तो ईश्वर भी आपको बहुत 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 बरकतों से मामूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेफाली गुलाटी, आप स्टूडियो में आई और ढेर सारी जानकारी दी ऑटिज्म के बारे में। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।